गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, उसको हमारे आज के पॉइंट रेल परिवहन से आगे बढ़ाएंगे। रेलें जो हैं, भारत ही नहीं है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये लंबी यात्राएं, भ्रमण, और व्यापार, इनमें सबसे ज़्यादा कारगर है। सड़क परिवहन के ज़रिए हम बहुत लंबी यात्राएं देश के एक भाग से दूसरे भाग में अगर करते हैं तो थक जाते हैं, परंतु यदि वही यात्रा अगर रेल के ज़रिए की जाए तो हम बहुत आसानी से उस यात्रा को संपन्न कर सकते हैं। भ्रमण करने के लिए बड़े आकर्षक स्थानों से जो है रेलें गुजरती हैं। हम बहुत आराम से उन क्षेत्रों को देख सकते हैं। शिमला कालका जो रेल लाइन है वो पहाड़ी दृश्यों को देखने के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा व्यापार के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है भारी मात्रा में, उनको रेलों के जरिए, सड़क की बजाय उनको रेलों के जरिए बहुत आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। तो सड़क परिवहन का अपना एक अस्तित्व है और रेल परिवहन का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान। पिछले कई वर्षों में भारतीय रेलों ने अपना विकास किया है। हालांकि 1853 में पहली रेल चली थी भारत में, जिसकी दूरी थी करीबन करीबन 34 किलोमीटर और स्थान था ठाणे से मुंबई के बीच ये रेल लाइन चली थी। एट प्रेजेंट में 16 रेलखंड हैं भारत के जो रेलों का संचालन करते हैं। 16 हमने खंड बनाए हुए हैं जिनके जरिए संपूर्ण भारत की रेलों को नियंत्रित किया जाता है, जो दिशाओं के आधार पर है महत्वपूर्ण। जैसे कुछ एक के नाम लिख रहा हूं मैं। पूर्वी रेलवे, ऐसे ही पश्चिमी, ऐसे ही उत्तरी, ऐसे ही दक्षिण, ऐसे ही दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, मध्य रेलवे। इस आधार पर हमने इसको विभिन्न खंडों में विभाजित किया है। मध्य पूर्वी। अब हम बात करते हैं कि जो रेलें हैं इसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है भूभाग। अगर वो मैदानी है तो बहुत आसानी से वहाँ रेलों का जाल जो है बहुत बिछाया जा सकता है, पहुंच तक इसको ले जाया जा सकता है। दूसरा है आर्थिक कारक। जितना देश का बहुत ज़्यादा व्यापारिक महत्व बढ़ेगा, पतनों से जितना ज़्यादा आयात और निर्यात होगा, उतना ही रेलें पतनों से
स्थानीय भागों को जोड़ेगी और हमें अधिक से अधिक रेलों की ज़रूरत पड़ेगी। और थर्ड आता है हमारे पास प्रशासकीय। प्रशासनिक दृष्टि से भी रेलों को तकनीकी दृष्टि से उच्च स्तर का बनाने में मदद मिलती है, और जितनी ज़्यादा रेलें उच्च तकनीक से निर्मित होगी उतना ही ज़्यादा यात्री रेलें भी अपने आवागमन मार्ग में बढ़ेगी और लोगों की जो है उसमें संख्या बढ़ेगी। ये एक महत्वपूर्ण कारक है जो रेलों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कृषि। क्या आता है? कृषि। अगर बहुत अच्छी कृषि भारत के अंदर हो रही है तो कच्चा माल कृषि से कहाँ जाएगा? उद्योगों में जाएगा। तो उसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रेलों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है सघन जन घनत्व। ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा है जहाँ प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वालों की संख्या अधिक है। जैसे हमने बात की थी कि किसी भी देश का जो जनघनत्व है वो प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले कुल लोगों की जनसंख्या से बनता है। भारत का जनघनत्व करीबन 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि बिहार का 112 के आसपास है। ऐसे ही लगभग 1000 के आसपास पश्चिमी बंगाल का है। तो इन क्षेत्रों में रेलों का निर्माण, रेल मार्गों का निर्माण क्या होगा? ज़्यादा होगा। और हम देखते भी हैं उत्तर प्रदेश, जो भारत है हमारा, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा ट्रेनें संचालित की जाती हैं। उसके बाद में ये तो थे सहायक तत्व। उसके बाद समस्याएं कौन कौन सी आती हैं कि वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से रेलों का प्रचार प्रसार बहुत से क्षेत्रों में कम हो पाता है। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो प्रायद्वीपीय अगर भारत में जाएंगे या पूर्वोत्तर भारत में अगर आप जाएंगे या उत्तरी भारत का जम्मू कश्मीर या हिमाचल का अगर क्षेत्र हम लेते हैं तो वहाँ रेलें कम हैं। कारण क्या है उसके पीछे? तो फर्स्ट कारण है, सबसे पहला, उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं और वहाँ रेल लाइन बिछाना क्या है? बहुत मुश्किल है। और उस पर अगर बिछाते भी हैं तो खर्च क्या आता है? बहुत ज़्यादा। सेकंड जो हमारे पास आता है वो है विरल जनसंख्या। इन क्षेत्रों के अंदर जो जनसंख्या है वो क्या है? बहुत कम रहती है। जनसंख्या क्या रहती है? बहुत कम रहती है। इसके अलावा नंबर 3, आर्थिक विकास की कमी भी है। इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास की क्या है? कमी है। इसके कारण भी यहां पर रेल लाइनें बिछाना क्या है? बहुत मुश्किल है। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं भारत के जहां पर निर्माण करना बहुत क्या है? मुश्किल है। जैसे कि दलदली क्षेत्र है, वहां पर रेल लाइनें बिछाना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन काम है। वन क्षेत्र हो कहीं पर बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है उसके कुछ क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वन है, जहाँ विंध्याचल पर्वतीय श्रृंखला, सतपुड़ा की पर्वतीय श्रृंखला है, वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे भी भारत के अंदर बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत मुश्किल से रेल लाइनों का क्या होता है? विकास होता है। लेकिन फिर भी भारतीय रेलों ने अपना बहुत अधिक क्या है? विकास किया है। आज अन्य जो संसाधन है उन संसाधनों की अपेक्षा रेलें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या बन गई है? परिवहन का साधन बन गई है। अब कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो मानव की तरफ से दी जाती हैं, जैसे बिना टिकट यात्रा करना।
किसको नुकसान हो रहा है? रेलवे को। दूसरा, सीटें फाड़ देना, जब हम सफ़र करते हैं पंखों को तोड़ देना। इससे क्या होता है कि बड़ी समस्याएं होती है। अनावश्यक जंजीर खींचना, जिसकी वजह से रेलों को बार बार रुकना पड़ता है। ये कुछ एक ऐसी समस्याएं हैं जिनसे रेलवे जो है वो अब जूझ रहा है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पाइप लाइन। ये भी परिवहन का एक बहुत अच्छा क्या है, साधन है, पाइप लाइन। इसके जरिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हम भेज सकते हैं, या तो द्रव अवस्था में हो वो वस्तु, या हम तरल कह सकते हैं, और दूसरी है गैसीय। अगर कोई वस्तु इस अवस्था में है तो उसे पाइपलाइन के जरिए भेजना बहुत आसान है। उसका एक बेनिफिट होता है, अगर हम पाइपलाइन के जरिए उससे भेजते हैं, एक तो समय की बचत हो जाती है, दूसरी क्या होती है, जो वाहन पहुंचने में देरी होती है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तीसरा क्या है, जो सथल मार्ग है उसके ऊपर जो वाहन चलते हैं उनकी संख्या भी हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसके लिए हम कौन कौन सी चीजें भेजते हैं? एक तो जो तेल उत्पाद होते हैं उनको हम भेज सकते हैं, दूसरा कच्चा तेल हम भेज सकते हैं, और तीसरा जो हमारे पास जो प्राकृतिक गैस है उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। और भारत के अंदर बहुत सी गैस पाइपलाइनें हैं महत्वपूर्ण, और कुछ पेट्रोलियम की लाइनें भी हैं जहां से पेट्रोल भेजा जाता है। कच्चे पेट्रोल को या जो प्राकृतिक तेल होता है उसको सीधा जो है प्रसंस्करणशालाओं में ले जाया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं शोधशाला। तो शोधशालाओं में जब इनको भेजा जाता है तो किसके माध्यम से भेजा जाता है, पाइपलाइन के माध्यम से जो है भेजा जाता है। तो इसलिए पाइपलाइनें जो है देश की अर्थव्यवस्था के अंदर एक महत्वपूर्ण जो है परिवहन का क्या बन गई है, साधन बन गई है। हालांकि एक बार जब हम इसको बिछाते हैं तो ही काफी खर्च आता है। उसके बाद इसके ऊपर कोई भी लागत नहीं आती। थोड़ा बहुत मुरम्मत का काम होता है, वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि पाइपलाइनें परिवहन का महत्वपूर्ण साधन क्यों है। तो अभी मैंने रीजन बताया था आपको, एक तो वाहनांतरण में जो देरी होती है, जो वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उस देरी को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी बात जो है टाइम कंज्यूमिंग है, ये इसमें समय बहुत कम लगता है। एक बार जो है पाइपलाइन भरने में समय लगता है, उसके बाद में जब भी सप्लाई की जाती है, जिस स्थान से सप्लाई दी जाती है और जहां पहुंचानी होती है वहां चंद समय में ही वो पहुंचना शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे हमारे घरों में जल आता है, पूरे गांव के अंदर जाल बिछा दिया जाता है पाइपलाइन का, और उसके जरिए प्रत्येक घर को जो है उस पाइपलाइन से पाइप के जरिए जोड़ दिया जाता है। और बूस्टिंग स्टेशन से जब भी हमारे पास जल पहुंचाया जाता है तो एक ही समय के अंदर जो है पूरे क्षेत्र के अंदर जल क्या हो जाता है, आपूर्ति दी जाती है। अब देश के अंदर कुछ एक लाइनें हैं जो महत्वपूर्ण है, वो यहां मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 प्रमुख है। सबसे पहला हमारे महत्वपूर्ण 3 ही क्षेत्र है जहां से हम तेल निकालते हैं। कौन कौन से हैं? बंबई हाई, बॉम्बे हाई भी बोलते हैं, असम डिगबोई, और गुजरात अंकलेश्वर। तो सबसे पहले हम यहां बात कर रहे हैं असम की। असम का जो ऊपरी जो क्षेत्र है वहां गुवाहाटी, बैरोनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक जो है लेकर के आया जाता है। किसको? प्राकृतिक तेल को। इसी की एक शाखा बैरोनी से कहा जाती है राजबंद होकर के हल्दिया तक।
ये हल्दिया पश्चिमी बंगाल में है। और इसी की दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तथा गुवाहाटी से कहाँ तक जाती है, सिल्लीगुड़ी तक जाती है। उसके अलावा जो सेकंड हमारे पास आता है वो गुजरात में सलाया से वीरगांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते पंजाब में जलंधर तक जो है तेल भेजा जाता है। इसकी एक शाखा वडोदरा के निकट कोयली को चक्सू और अन्य स्थानों से क्या करती है, जोड़ती है। इन क्षेत्रों के अंदर हम तेल क्या करते हैं, भेजते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो हमारी गैस पाइपलाइन भी है, गैस पाइपलाइन है जो गुजरात के अंदर, इसको बोला जाता है एच, उसके बाद में वी जे, यानी कि गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिला देती है, अंतिम जो इसका सिरा है, और मध्य प्रदेश के अंदर विजयपुर के रास्ते से होकर के जाती है। इसलिए इसका शॉर्ट नेम है हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। इसकी शाखाएं राजस्थान में कहाँ जाती है, कोटा, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला और अन्य स्थानों पर भी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा परिवहन का साधन आता है वो आता है जल परिवहन। अब तक हमने सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, और अब हमारे पास हमारा जो अंतिम रिसोर्स जो आता है वो आता है जल परिवहन, कि जल के जरिए भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान का आवागमन करते हैं। तो जल परिवहन उन्हीं क्षेत्रों में कारगर है जहां पर क्या है, या तो सागर है तट के किनारे, या फिर क्या है, झील है, या क्या है, फिर नदी है। कई बार देश के आंतरिक भागों के अंदर सागर, झीलें और नदी नहीं होती है, इसलिए वहां पर स्थल परिवहन क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जो भारत की जो तटीय रेखा है वो करीबन 15,200 किलोमीटर के आसपास है। जो तटीय रेखा है भारत की, तटीय रेखा का मतलब वो स्थलीय भाग जो किसके साथ लगता है, सागर के साथ लगता है, समुद्र के साथ लगता है, या फिर खाड़ी के साथ लगता है। तो हमारा जो पश्चिमी जो भारत है, गुजरात से लेकर के और नीचे केरल तक अरब सागर के साथ लगता है। दूसरी साइड से पश्चिमी बंगाल से लेकर के नीचे तमिलनाडु तक अगर हम पहुंचते हैं तो किससे लगता है, बंगाल की खाड़ी से, और नीचे का हमारा हिस्सा किससे लग जाता है, हिंद महासागर से। तो उन क्षेत्रों के अंदर हम परिवहन के जरिए या देश के जो अंतःस्थलीय जो भाग है, जैसे कि हुगली नदी है, हल्दिया है, बंगाल के अंदर धुबरी है, उन क्षेत्रों के अंदर नदियों के द्वारा क्या किया जा सकता है, संचालन किया जा सकता है। तो एट प्रेजेंट के अंदर जो भारी वस्तुएं हैं जिनको देश से बाहर कहीं भेजा जाना है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन हमारे लिए कौन सा है, जल परिवहन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए भारी और स्थूलकाय वस्तुएं ढोने के अनुकूल है, और परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण के भी क्या है, ये अनुकूल है। तो भारत का जो अंतःस्थलीय जो नौ संचालन जो जलमार्ग है वो लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा है, और इसमें से हमने 5,685 किलोमीटर जो मार्ग है हमारा वो क्या किया हुआ है, मशीनीकृत नौकाओं के द्वारा क्या करते हैं, हम तय करते हैं। अब कुछ एक जलमार्ग है जो भारत के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। भी मैंने बात की थी आपके सामने हल्दिया की, हल्दिया से इलाहाबाद के बीच वहां गंगा नदी बहती है। तो गंगा जल मार्ग जो है वो लगभग कितना है, 1,620 किलोमीटर नम। ये कई बार जो है प्रश्न आ जाता है, भारत के आंतरिक जल जो मार्ग है उनका वर्णन कीजिए। तो पहला हमारे पास कौन सा आता है, हल्दिया, क्योंकि जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल से बहती है। दूसरा जो है मैंने अभी आपको सदिया के बारे में बताया था, धुबरी के बारे में बताया था। तो सदिया और धुबरी के बीच है, ये 691 मीटर लंबा, और ये ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में थर्ड हमारे पास जो आता है वो है केरल से पश्चिमी तटीय नहर। ये कोट्टापुरम से कहां पर है, कोल्लम तक जाती है। उसके अलावा जो चौथा हमारे पास था काकीनाडा और पद्दुचेरी नहर स्ट्रेस, ये गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार किया गया है और 1,078 किलोमीटर है।
इसके अलावा अगर पूर्वी क्षेत्र में अगर हम जाएं, माताई नदी है, महानदी का जो डेल्टा है, ब्राह्मणी नदी है और पूर्वी तटीय नहर के साथ इस नदी में भी 588 किलोमीटर का राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर क्या है, 5 है। और कुछ अंतर जल मार्ग भी है जिन पर परिवहन होता है, जैसे मांडवी नदी है, जुआरी है, कंबरजुआ है, सुंदरवन है, ब्राक और केरल का पश्चिम जल है। इसके अतिरिक्त ये तो अंतस्थलीय मार्ग थे भारत के। अब हम बात करते हैं उन मार्गों की जिससे हम दूसरे देशों को सामान सप्लाई करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, पत्तन या बंदरगाह। पत्तन या बंदरगाह किसे कहते हैं, अभी मैं बता देता हूं आपको। तटीय क्षेत्र का वो सतल भाग जो सागर, खाड़ी, के साथ लगता है और कटा फटा होता है, जहां जहाजों को रोकना आसान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पत्तन कहते हैं। जहां पर जहाज आकर के क्या करते हैं, रुकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, पत्तन बोला जाता है। तो देश का 95% से ज्यादा व्यापार और मुद्रा का 68% किससे प्राप्त होता है, समुद्रों से प्राप्त होता है। अभी हम भारत के अंदर जो महत्वपूर्ण जो समुद्री पत्तन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट यहां पर आ रहा है कि प्रमुख जो है समुद्री पत्तन। अब टोटल जो तटीय रेखा मैंने आपको बताई थी वो भारत की, वो 15,200 किलोमीटर के लगभग है। और जो उसका जो समुद्री जो क्षेत्र है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं वो कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। जो पूरी जो भारत की हमारे पास जो रेखा आती है वो कितनी है, 15,200। और जो समुद्री जो तटीय रेखा है वो हमारे पास कितनी है, 7,516 किलोमीटर। इसके ऊपर करीबन करीबन 12 प्रमुख और 200 के आसपास छोटे और मध्यम स्तर के क्या हैं, पत्तन है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत के अंदर मुंबई का, मद्रास का और कलकत्ता का पत्तन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और 18वीं शताब्दी से पहले भारत का एक महत्वपूर्ण पत्तन होता था सूरत। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने गुजरात के अंदर होता था ये, आज भी है, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद ये हाशिए पे चला गया था। अब गुजरात के अंदर ही हमने कांडला बंदरगाह भी बनाया है, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बना है। क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ तो कराची जो बंदरगाह पहले भारत में होती थी और विभाजन के बाद कराची कहां चला गया, पाकिस्तान चला गया। तो मुंबई से जो व्यापार होता था उसके ऊपर दबाव क्या हुआ, बढ़ा। उस दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह को अस्तित्व में लाया गया, कांडला बंदरगाह को अस्तित्व में लाया गया। इसके अलावा कांडला के बाद मैं कुछ एक महत्वपूर्ण आपको बता देता हूं, मुंबई है, इसका दूसरा नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया, और 50% से ज्यादा व्यापार यहीं से होता है, सबसे ज्यादा। उसके बाद नंबर 3 नेहावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू पत्तन, ये भारत का सबसे आधुनिक पत्तन है। कौन सा पत्तन है भारत का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला,
और इसका निर्माण भी बंबई की जो भीड़ थी उसको कम करने के लिए किया गया था। जो बंबई है वो हमारा बहुत बड़ा जो है पत्तन है, इसकी जो भीड़ थी इसको कम करने के लिए हमने किसका निर्माण किया था? जवाहरलाल नेहरू पत्तन को। इसके अलावा और भी पत्तन है भारत में। नंबर 4 की मैं बात करता हूं, चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है ये भी भारत का एक महत्वपूर्ण पत्तन है। दक्षिण जो पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनका महत्वपूर्ण जो व्यापार हम इसी बंदरगाह से करते हैं। नंबर 5 गोवा में है, मार्मा गोवा। कौन सा है? मार्मा गोवा। और गोवा के क्षेत्रों से जितना भी लौह अयस्क निकाला जाता है उसको भारत से बाहर इसी मार्ग से भेजा जाता है। बहुत ज़्यादा जो है लौह अयस्क हम इसी से निर्यात करते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे मैंगलोर, और ये कर्नाटक में है, और इसका इस्तेमाल भी जो है कंद्रेमुख, ये लोहा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से हम कच्चा लोहा निकालते हैं और यहाँ से निकलने वाला, कंद्रेमुख से निकलने वाला जितना भी लोहा है वो सारा किसके जरिए भारत से बाहर भेजा जाता है? मैंगलोर जो बंदरगाह है उसके जरिए भेजा जाता है। उसके अलावा नंबर 7 कोचीन, इसको अरब सागर की रानी कहते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है अरब सागर की रानी किसको बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है? कोच्चि को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कोच्चि को बोला जाता है। महत्वपूर्ण पत्तन है हमारा ये जितने भी पत्तनों की मैंने अब तक आपसे बात की है उसमें से चेन्नई को अगर हम छोड़ दें तो ये सारे के सारे कहां पर स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। किस पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है। अब हम बात करते हैं पूर्वी तट के बंदरगाहों की। उसमें से एक की मैंने आपसे चर्चा कर दी है, चेन्नई की। चेन्नई के बाद दूसरा आता है विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में है। इसकी खास बात है ये सबसे सुरक्षित है, सबसे गहरा है और पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा पारादीप, ये उड़ीसा में है। कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा कलकत्ता, आजकल जिसको कोलकाता कहा जाता है, ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है। तो बहुत ज़्यादा लोहा इस्पात और जूट का जो सामान है वो इसी पत्तन के जरिए जो है विदेशों में क्या किया जाता है? भेजा जाता है। ये महत्वपूर्ण जो है पत्तन है भारत के, जिसका हम उपयोग करते हैं। कई बार ये प्रश्न आ जाता है हमारे पास कि भारतीय पत्तनों का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन करें, तो ये प्रश्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है वायु परिवहन, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।